नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं और इससे पहले 8 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 की 9वीं क्लास रहेगी। संघर्ष बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होगा, इसके अलावा आपका जो यूपीएसआई के भी एग्जाम आ चुके हैं, फॉर्म आ चुके हैं, तो उसमें जो इतिहास का पोर्शन रहेगा, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन दिया गया है सिलेबस उसमें भी, ठीक है। तो एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन आपका रहता है। यूजीसी नेट में आपके लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीजीटी में आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टीजीटी में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे आपका एसआई का एग्जाम आ जाएगा या और कोई एग्जाम होंगे, उनमें आपके इन्हें से आपके 10 से 12 या 5-4 क्वेश्चन आपको, या यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इतिहास जो है आपका, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है, वो आपका प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि ये क्लासें केवल यूजीसी नेट के लिए है। यूजीसी नेट के अलावा और जितनी भी क्लासें हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें इतिहास आता है, इतिहास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आप सभी जो है इस क्लास को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तभी आप देखोगे। हाँ, थोड़ा डीप इसमें पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, बहुत ज्यादा डीप आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो यूनिट 1 से ही आपका लगभग ये मान लो कि संविधान के, सॉरी, इतिहास के जो स्रोत हैं, स्रोतों से ही आपके लगभग इसमें मान के चलना कि लगभग आपकी 15 क्लासों के आपका आसपास में इसमें कराने वाला हूं, क्योंकि 9वीं क्लास है और अभी आपके इसमें बहुत सारी चीजें अभी देखने को रह रही है, ठीक है, अवशेषों में, ठीक है, या समय जो स्रोतों का जो अध्ययन है उसमें भी काफी चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद हम लोगों को प्रागैतिहासिक, हाँ, प्रागैतिहास, ठीक है, वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, पाषाण काल। उसके बाद फिर आपका उसी में ताम्र पाषाण काल देखेंगे, फिर आपका महापाषाण संस्कृति के बारे में देखना है, उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। तो उस तरह से आपका क्रम वाइज इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा भाई, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन इससे पिछली क्लास में कर लिए थे ये, तो आपका पुरातात्विक अवशेष से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मूर्ति, गुफा और किलों से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अजंता गुफाओं में मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित चित्र देखने को आपको मिलते हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें किस धर्म से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है भाई, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा नामक स्थान पर, ठीक है, एलोरा, सॉरी, अजंता के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी गुफा है, इन गुफाओं में सबसे ज्यादा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भी अगर आपसे पूछ ले कौन सी शाखा से, तो महायान शाखा, ठीक है, महायान जो शाखा है, हीनयान और महायान 2 भागों में बटी हुई थी ये शाखा भी। तो महायान शाखा से संबंधित यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे या मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी बौद्ध धर्म में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकला की शैली क्या है? कौन सी शैली में इन चित्रों का निर्माण किया गया है? बताओ भाई फटाफट। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका मूर्तिकला, बी में है आपका, अगर हम बात करें, बी में दे रखा आपका फ्रेस्टो, फ्रेस्टो को कहा, सॉरी, फ्रेस्को, फ्रेस्को को कहा जाता है क्या? भित्ति चित्र, इनको भित्ति चित्र कहा जाता है। सी में है आपका वाटर कलर और डी में दिया गया आपका टेम्परा, ठीक है, डी में आपका टेम्परा इसमें दिया गया है। तो आंसर जो रहेगा सही, देखो, अजंता की गुफाओं में कैसी चित्र होगी? तो गुफाओं के अंदर जो आपका, मान लो ये गुफा है, गुफा के अंदर जो चित्र बनाए जाएंगे उनको भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका फ्रेस्को, ठीक है, या भित्ति चित्र, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं आपको बताना। देखो, बाघ की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। कहां पर जी? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता और एलोरा की महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी कहां से आ जाएगी भाई? एमपी में आ जाएगी, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता गुफाएं किस काल में बनाई गई? बताओ भाई, कौन से काल के राजाओं के समय अजंता गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? अजंता जो गुफाएं हैं इनका निर्माण कब करवाया गया, किस काल में करवाया गया, कौन सा वंश उस समय भारत में चल रहा था? देखो, अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इसमें आपका मौर्य वंश के राजाओं के समय इसका निर्माण नहीं करवाया गया, ना ही गुप्त काल में हुआ और ना ही चोल काल में हुआ, ठीक है। चोलकाल के क्षेत्र, तो चोलकाल के राजा महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है उन लोगों ने कुछ नहीं करवाया। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे आपके सातवाहन वंश, उनके बाद आया फिर वाकाटक वंश, ठीक है। तो सातवाहन वंश जिसका शासक आपका सिमुक था, तो इस वंश के शासकों ने और वाकाटक वंश के शासकों ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में अजंता की गुफाओं को का निर्माण करवाया, पहाड़ियों को काट काट कर। अगला क्वेश्चन रहेगा, नटराज मूर्ति किस देवता का रूप है? आप सभी जानते हैं कि नटराज जो है वो शिव को कहा जाता है और शिव का ही ये रुद्र रूप माना जाता है। नटराज जो है शिव का ही रुद्र रूप
माना जाता है। और शिव की ये नटराज की जो मूर्ति है ये हमको प्राप्त हुई कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति हमको प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नटराज मूर्ति किस काल के लिए प्रसिद्ध है? नटराज मूर्ति जो है किस काल में प्रसिद्ध हुई, यानी कि जो है देखो शुरुआत तो आपका देखने को मिलेगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले नटराज की मूर्ति देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करें नटराज की मूर्ति जो प्रसिद्ध हुई वो किस काल में हुई? नटराज को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो किया गया वो किस काल में किया गया? देखिए मौर्य काल में तो बौद्ध धर्म का प्रभाव था, मौर्य काल में जो था वो बौद्ध धर्म का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था। शुंग की बात करें तो विष्णु और गुप्त काल में भी वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। इसके अलावा शैव धर्म का सबसे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा आपका दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में एक वंश था आपका चोल वंश, ठीक है। तो नटराज की मूर्ति सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई वो चोल काल में हुई। अगला क्वेश्चन, यक्ष यक्षिणी मूर्तियां किस काल की हैं? यानी कि किस काल में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां देखने को आपको मिलती हैं? देखो मैंने आपको बताया कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां शुरुआत के काल में ही देखने को मिल जाएगी आपको, यानी कि सबसे पहले इन आपको चारों कालों में जो काल आया था वो देख लो कौन सा है। देखो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें काल की, तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो काल आएगा वो आएगा मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल के बाद देखने को मिल जाएगा आपको शुंग काल, ठीक है। शुंग काल के बाद आपको देखने को मिलेगा आपका कौन सा? गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद देखने को मिल जाएगा पल्लव काल, ठीक है, पल्लव काल सबसे अंत में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मौर्य काल से संबंधित है भाई ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां, तो बिहार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बुद्ध मूर्तियों की गांधार शैली पर किस संस्कृति का प्रभाव है? बताओ भाई। गांधार शैली जो है गौतम बुद्ध की, ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्तियों में जो गांधार शैली का जो प्रयोग किया गया है, ये गांधार शैली जो है आपको मैं बता दूं तो ये यूनानी आक्रमण के बाद विकसित हुई, ठीक है, यूनानी आक्रमण के बाद रही, न कि फारसी और चीनी आक्रमण के बाद। तो यूनान का जब आक्रमण हुआ, सिकंदर ने जब आक्रमण किया भारत पर, तो उसके बाद जो है आपका क्या हुआ, गांधार शैली का विकास बहुत तेजी से हुआ। कहां पर? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मथुरा शैली की मूर्तियां किसकी होती हैं? मथुरा शैली की मूर्तियां किसकी होती हैं? भव्य भारी वस्त्रों के साथ, पतले चेहरे, ग्रीक प्रभाव, नग्न शरीर और भारतीय शैली संगमरमर की। तो किस चीज की होती है ये आपको बताना है। मथुरा जो शैली है, मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं वो उसमें आपको कौन सी शैली देखने को मिलेगी या किसका उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? एक तो देखिए मथुरा जो शैली है उसमें नग्न शरीर आपको देखने को मिलेगा भाई, नग्न शरीर देखने को मिलेगा। और भारतीय शैली का उसमें सबसे ज्यादा मिश्रण आपको, सॉरी, भारतीय शैली ही है प्रमुख रूप से। मथुरा शैली जो है वो भारतीय शैली का ही सबसे उत्कृष्ट रूप माना जाता है। इसमें नग्न शरीर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर का जो शरीर है देवताओं का, उसमें भी आपका वे वस्त्र पहने हुए नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए जी, और यहाँ पर महावीर जो है जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा मथुरा के क्षेत्र में भाई, ठीक है। मथुरा और गांधार शैली में क्या समानता देखने को मिलती है ये आप लोगों को बताना है। देखिए मथुरा और गांधार शैली में क्या है, दोनों में जो आपकी समानता देखने को मिलेगी वो समानता देखने को मिलेगी भाई गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण, क्योंकि आपका गांधार शैली में तो प्रमुख रूप से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया ही गया है। इसके अलावा आपका मथुरा के क्षेत्र में भी गौतम बुद्ध की मूर्ति देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गांधार में गौतम बुद्ध के अलावा जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगी या बहुत जो है विस्तार से देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ जाएगा भाई सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ग्वालियर का किला किस शैली में निर्मित है? बताओ भाई कौन सी शैली में जो है निर्मित हुआ? ग्वालियर का जो किला है एक महान और एक विशाल दुर्ग माना जाता है, जो है आपका कौन सा? ग्वालियर का किला, ठीक है। तो इस किले में अगर हम बात करें तो कौन सी शैली का मिश्रण देखने को मिलेगा? चोल काल से कोई संबंध इसमें नहीं है, मराठा से भी कोई ज्यादा इसमें विस्तार नहीं मिलेगा, और ना ही मुगलों का इससे कोई संबंध है। राजपूत शैली का सबसे ज्यादा विकास इसमें देखने को मिलेगा, राजपूत शैली, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है चित्तौड़ का किला किस वंश से जुड़ा हुआ है? चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ के बारे में आप जानते होंगे, महाराणा प्रताप यहीं से शासन करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का कोई शासक जो है इसका संबंध नहीं रहा, परमार वंश से भी, और ना ही सोलंकी वंश से। तो मेवाड़ के बारे में आपने सुना होगा, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे महाराणा प्रताप, इसके अलावा उदय सिंह और महाराणा कुंभा, के तो ये सब इसी क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। तो उन्हीं से संबंधित है बेटी। कुतुब मीनार किस काल की स्थापत्य कला का उदाहरण है? आप सभी जानते ही हैं। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी
की याद में इस इमारत का निर्माण करवाया था। ठीक है जी, कहाँ पर? दिल्ली में करवाया। ठीक है, दिल्ली में निर्माण करवाया इसका, कुतुब मीनार का। चलिए जी, कुल मिलाकर 5 मंजिल इसमें है और इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया। इसके अलावा फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी इसमें निर्माण कार्य कुछ करवाया, इनकी मरम्मत करवाई थी। तो जो है सल्तनत काल है भाई, ठीक है, सुल्तान काल भी कह सकते हैं या फिर सल्तनत काल भी इसको कहा जा सकता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? आप सभी जानते ही हैं कि लाल किला जो है वो जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया और शाहजहां ने इसी लाल किले में लाल बलुआ पत्थर का निर्माण करवाया और यहीं पर आपका तख्ते ताउस, ठीक है, तख्ते ताउस का भी निर्माण करवाया था। तख्ते ताउस में ही आपका कोहिनूर हीरा जड़ा गया था, जिसको बाद में नादिर शाह उठा कर ले गया था। तो शाहजहां के द्वारा इस लाल किले का निर्माण करवाया गया। वैसे एक लाल किला आपका इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में है, एक लाल किला आपका लाहौर में है और एक लाल किला आपका कहाँ पर? आगरा में भी है, जो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन ये दिल्ली का जो लाल किला है, इसको बनवाया गया था किसके द्वारा भाई? शाहजहां के द्वारा। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो शेर शाह सूरी से संबंधित है। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित मकबरा कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानती हैं, बिहार में जो सासाराम है, बिहार का जो सासाराम है, वहां पर एक उत्कृष्ट मकबरे का निर्माण, स्वयं का मकबरा बनवाया किसने? आपका शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है भाई। और आगरा में किसका मकबरा है? आगरा में मकबरा है आपका भाई अकबर का। अकबर का है, ठीक है, आगरा के औरंगाबाद में। ठीक है, लाहौर में किसका है? लाहौर में अगर हम बात करें तो लाहौर में जहांगीर का है। दिल्ली में बात करें तो हुमायूं का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है शैलिया संरक्षण और महत्व से संबंधित है। कौन भारत में स्थापत्य की 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं? आप सभी जानते हैं, बार बार मैंने आपको बताया कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली जो है, ये आपकी भारत में आपकी स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख शैलियां मानी जाती है। कौन कौन सी भाई? नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है और बेसर शैली मध्य भारत में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें देखने को होगा वैसे ही। अगला क्वेश्चन देख लो जी, नागर शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? देखो, नागर शैली मैंने आप लोगों को बताया कि हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत के आसपास यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्र में इस शैली से जितने भी इमारतें, जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, या स्थापत्य हैं, वे सारे के सारे बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत नहीं आएगा, पूर्व उत्तर भारत नहीं आएगा, ना राजस्थान आएगा, तो उत्तर भारत का क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और तुम्हारा बिहार का क्षेत्र रहेगा, एमपी का क्षेत्र भी इसी में शामिल होगा, राजस्थान का क्षेत्र भी इसी में शामिल होगा। ठीक है, तो उत्तर भारत इसको कहा जाएगा नागर शैली को। द्रविड़ शैली में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? देखो, गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसी को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत जो है विशाल होता है, ठीक है, बहुत बड़ी आकृति में दक्षिण भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, गोपुरम। मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसी को गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, बेसर शैली किसकी मिश्रण है? बेसर शैली जो है द्रविड़ और नागर, जो दो शैलियां हैं उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की, इन दोनों का मिश्रण जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किस प्रकार की मूर्तियां संग्रहित हैं? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो कि किस प्रकार की मूर्तियां यहां पर देखने को आपको मिलेगी। दिल्ली में, नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें किस प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलेगी? केवल गुप्त काल की या चोल काल की या फिर केवल विदेशी मूर्तियां या फिर विभिन्न कालों की? देखो, संग्रहालय में आप किसी भी संग्रहालय में जाओगे तो वहां पर अनेक कालों की मूर्तियां देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग की ही या किसी एक विशेष काल की ही मूर्तियां यहाँ पर रखी जाएंगी, तो विभिन्न कालों की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण का कार्य कौन करता है? बताओ, पुरातात्विक अवशेष जो होते हैं उनके संरक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, बता दो जी। भारतीय राजस्व सेवा के द्वारा या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया जाता है? बताओ कौन इनका संरक्षण करेगा? देखो भाई, पुरातत्व अवशेष है, पुरातात्विक अवशेष है, तो संरक्षण भी सीधी सी बात है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जाएगा, है जी, क्योंकि राजस्व का तो इसमें कोई रोल रहेगा नहीं। ठीक है, भारतीय राजस्व क्यों करेगा इस काम को? ठीक है, उसके लिए और काम बहुत सारे हैं, ना ही इसको वित्त मंत्रालय देखता है और ना ही इसको राष्ट्रीय अभिलेखागार देखेगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है, विभाग जो होता है, उसी के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। चलिए जी, अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कौन माना जाता है? भारत में पुरातात्विक का जनक किसको मानते हैं, किसको कहा जाता है? बताओ।
बताओ, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा, देखिए भारत में भारतीय पुरातत्व का जो जनक माना जाता है लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, क्योंकि आपका पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना की गई थी उन्हीं के द्वारा की गई, और उन्होंने जॉन मार्शल को इस पद पर नियुक्त किया गया था, इसका प्रमुख बनाया, और जॉन मार्शल के संरक्षण में ही राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है भाई, चलो ये तो बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व धरोहर स्थल घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? आप सभी जानते होंगे, बहुत आसान से इसका आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो भारत का विश्व में धरोहर स्थल जितने भी हैं उन सबको जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, या घोषित किया जाता है, ये सारा काम किसका है भाई? ये सारा काम है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का ही ये सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है, माना क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? बता दो, भारत में सबसे पहला धरोहर स्थल कौन सा माना गया है? ये किसको माना गया है और कब इसको घोषित किया गया था? देखो भाई, 1993 की बात है, 1993 कह रहा हूँ, 1983 की 1983 की बात है। ठीक है, 1983 की बात है कि सबसे पहले जो है आपका अजंता की जो गुफाएं थी, ठीक है, एक मिनट भाई, अजंता की जो गुफाएं थी इनको सबसे पहले क्या करा गया? संरक्षण प्रदान किया गया। इनको सबसे पहले संरक्षण प्रदान जो किया गया वो अजंता की गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया गया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। इनको सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया गया, सबसे पहले शामिल किया गया भारत में 1983 की बात है। ठीक है, उस समय इनको शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सारनाथ में स्थित इस धम्मेक स्तूप किस धर्म से संबंधित? देखो मैंने आपको बताया कि स्तूप जितने भी हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सारनाथ है कहां पर है जी। सारनाथ पड़ता है भाई आपका यूपी में, एक जिला पड़ेगा आपका जिसे कहा जाता है वाराणसी, वाराणसी, या इसी को काशी भी कहा जाता है, काशी भी इसी को कहा जाता है। तो यहां पर मिलेगा आपको सारनाथ। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया, मर्गदांव के ऋषिपत्नम नामक क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई। स्तूप सारे के सारे जितने भी होंगे बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे, तो धम्मे के स्तूप भी आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर बात करूं, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारत के पुरातात्विक अवशेषों से हमें क्या नहीं जानने को मिलता है? बताओ भाई, क्या जानने को नहीं मिलेगा? पुरातात्विक अवशेष जो हैं उनसे हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो फिर पता लग जाएगा कि किस चीज की जानकारी नहीं मिलती। क्या कला की जानकारी मिलती है? मिलती है। धर्म के बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक अवशेषों से? जी मिलती है। शासकों का नाम भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मौसम के बारे में जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त नहीं होती। मौसम के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी पुरातात्विक अवशेषों से, मूर्तियों से, पत्थरों से, ठीक है, या इमारतों से, भवनों से मौसम के बारे में जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन राजाओं के नाम, राजाओं की मूर्तियां, धर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। इसके अलावा कला संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। समाज के बारे में, उस काल की इकोनॉमी के बारे में, उस काल की संस्कृति कैसी थी इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मौसम की जानकारी नहीं मिलती। तो आंसर सही जो होगा इसका वो डी हो जाएगा भाई। निगेटिव पूछा गया तो डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताना है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो अगले जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं हमको क्या? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास रहेगी हमारी, क्लास नंबर कौन सी? क्लास नंबर 10 की अगर हम बात करें तो वो रहेगी आपकी किससे? पुरातात्विक अवशेष तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं, वे रहेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक अवशेषों से या साहित्यिक स्रोतों से संबंधित वो क्लास रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 9 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं 25 में से, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, और यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो। ठीक है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है खुद समझदार हैं। ठीक है, यदि आप लोग जो है जितना हम लोगों को सहयोग दोगे उतना ही अच्छा हम लोग आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।